अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक तब्दीली की लहर दौड़ गई। बहुत सारे चेंजेस हुए, कप्तान बदले, टीम मैनेजमेंट चेंज हुई, लेकिन अब पाकिस्तान को जल्दी इससे बाहर निकलना है क्योंकि अगला जो इम्तिहान है पाकिस्तान टीम के लिए वो है ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़, विच इज़ ऑलवेज़ वेरी डिफिकल्ट। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर और क्वालिफाइड कोच यासिर अरफात। यासिर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, और रियलिटी चेक अब तक हिंदुस्तान को नहीं मिल पा रहा है और एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप हार चुके हैं। और इसकी वजह भी है ऑब्वियसली, लगातार सारे मैचेस जीतते आए और फाइनल में जाके शिकस्त का सामना करना पड़ा। कैसे देखते हैं आप भारत की इस कैंपेन को? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इंडिया की अगर बात करें, इंडिया को ने बहुत ही एक्सेप्शनल क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और हमें उसको, उनकी टीम को, उनकी प्लेयर्स और उनकी जो मैनेजमेंट है, हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने तीनों ही शोबों में एक्सेप्शनली बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये देखें, बहुत सारी टीमें ये कंप्लेन कर रही थी कि इस वर्ल्ड कप में उनकी ट्रैवलिंग बहुत सारी थी, मगर आप इंडिया की टीम को अगर आप देखें तो उनकी टीम ने तकरीबन तमाम ही मैचेस सिवाय फाइनल की और पाकिस्तान के खिलाफ जो उन्होंने अहमदाबाद में खेला, उसके अलावा जितने भी मैचेस उन्होंने खेले, उन्होंने हर ग्राउंड में जाके खेले, डिफरेंट कंडीशन पे, पिचेस पे खेले, और उनकी भी ट्रैवलिंग बहुत सारी थी। मगर हमें अगेन मैं कहूँगा कि उनको क्रेडिट देना चाहिए, उनको बहुत अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। बस थोड़ा सा अनलकी रहे वो फाइनल वाले दिन, बट उसमें मैं देखें, फाइनल में भी मैं दो चीज़ें यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। एक तो ये था कि जब रोहित शर्मा खेल रहे थे, पूरे टूर्नामेंट में ये लोग अटैकिंग क्रिकेट खेले, और उस दिन भी अगर आप देखें, जब वो बैटिंग कर रहे थे और जब आउट हुए, ऑलरेडी उनको 10 रन 2 बॉलों पे मिल चुके थे। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको देखना चाहिए कि जब आपकी जो रिक्वायर्ड रन रेट अगर आपको हासिल हो चुका है, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा सेंसिबल खेलना चाहिए था। और दूसरा ये कि जब वो केएल राहुल और रोहित की पार्टनरशिप कोहली की जो पार्टनरशिप थी, मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा वो शेल में चले गए थे, बहुत ही वो लोग डिफेंसिव चले गए थे, जिसकी वजह से बाउंड्रीज भी नहीं लग रही थी। वेराज अगर आप देखें, जब ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग कर रही थी, उनको भी अच्छी बॉलें इंडिया की तरफ से हुई थी, मगर उन्होंने जो अपनी अटैकिंग क्रिकेट है वो खेलते रहे। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा, वो शामी ने हमेशा फर्स्ट चेन में आके बॉल की और बड़े ही सक्सेसफुल रहे इस वर्ल्ड कप में। तो वहाँ पे उनको जो नया बॉल कराया गया, मेरे ख्याल में ये थोड़ी चीज़ें थी, मगर अगेन इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली थ्रू आउट। जी हाँ, वर्ल्ड कप की बात छिड़ी गई है तो लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो नॉकआउट्स के लिए एक बहुत ही टफ कंपेटिटर होती है। बड़ा ज़बरदस्त वो नॉकआउट्स में आके उनका एक अलग ही रूप नज़र आता है। उनकी कैंपेन को कैसे देखते हैं? और उन्होंने एक और रिवायत जो पिछले 3 वर्ल्ड कप से चल रही थी, 11, 15, 19 होस्ट नेशन ही जीते जा रही थी, वो भी तोड़ी है। तो क्या कहेंगे उनकी इस परफॉर्मेंस को? जो अच्छी चीज़ है ऑस्ट्रेलिया की, वो ये है कि वो अपने लड़कों को बैक करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, मैसिव बड़ी चेंजेस नहीं करते अगर उनकी कोई सीरीज हार जाए या कोई ऐसा मैच हार जाए। और उसके बाद आप देखें, ये लोग प्लान करते हैं बिफोर अहेड। कोई भी अगर टूर्नामेंट होता है, जिस तरह बात मैं सुन रहा था ऑस्ट्रेलियन एक्स क्रिकेटर्स की, वो कह रहे थे कि अब वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, तो अब हम अगले वर्ल्ड कप की अभी से तैयारी करेंगे कि क्या क्या हमने, ऑल्दो वो लोग मैच वर्ल्ड कप तो जीत चुके हैं, मगर उसके बावजूद अभी से वो तैयारी करेंगे हम कैसे और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि बाकी टीमें भी मेहनत करती हैं, प्लानिंग करती हैं। तो बाकी टीमों को अगर हराना है या उनसे बेहतर होना है, तो प्लानिंग अभी से ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप देख लें, उनका कोचिंग स्टाफ अगर आप देख लें कि कितने बड़े बड़े नाम वहाँ पर मौजूद हैं, कितने बड़े बड़े टैक्टिशियन वहाँ पर मौजूद है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपसे, बल्कि आपसे भी सवाल है कि आप मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग कोच कौन है। तो आपको भी मेरे ख्याल से मालूम नहीं होगा, मुझे भी अभी पता चला है कि जो उनका बॉलिंग कोच है डैनियल विटोरी है। तो डैनियल विटोरी है, तो वो अगर आप नॉर्मल जाता है कि स्पिनर्स के लिए आपके पास स्पिन बॉलिंग कोच होता है, फास्ट बॉलर्स के लिए फास्ट बॉलिंग कोच होता है, और इतनी बड़ी बॉलिंग लाइनअप के लिए आपके पास फास्ट बॉलिंग कोच नहीं था। मगर डैनियल विटोरी की बात यह है कि वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर रहे हैं, कप्तान रहे हैं। वो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो टेक्नीशियन बहुत अच्छे हैं, कि वो जो प्लान्स बनाते हैं अपने बॉलर्स के, फास्ट स्पिनर हो या फास्ट बॉलर्स हो, तो उनमें आप देखें। उसके बाद फिर माइकल डिविलिटो हैं, वो उनके कोचिंग स्टाफ में। एंड्रू मैकडोनल्ड्स हैं जो हेड कोच हैं। उसके बाद एंडी फ्लाग की उन्हें खिदमत हासिल की। फिर उसके बाद जॉर्ज बेली, अगर आपको याद हो, जो कि उनकी वनडे क्रिकेट में कप्तानी करते थे। तो जो उनका ये जो प्रोसीजर है, जो इनका प्रोसेस है कि हमने वर्ल्ड कप को कैसे जीतना है, तो ये उन्होंने जो चीज़ें की हैं, उसकी वजह से
कि बजाय इसके कि आप बहुत बड़े बड़े नाम रखें, आप देखें कि आपको किस किस्म के लोग चाहिए। प्रोसीजर सारा ऑस्ट्रेलिया का बड़ा शानदार है और इसी वजह से हमें परेशानी भी होती है सोच के कि हमारा दौरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारे लिए बड़ा टफ होता है। कमिंग टू पाकिस्तान, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। सबसे पहले जो तब्दीलियां आई उनमें मेन है कि हम सब जानते हैं कि ये वर्ल्ड कप के दौरान ही हमें पता चल गया था कि बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी छोड़ दी थी। उसके बाद शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी, इन दोनों को आप क्या समझते हैं, ये बेहतरीन ऑप्शन था कैप्टनसी के लिए? हूँ कि शान मसूद की जो इंडक्शन टीम में बिल्कुल सही है और कप्तानी भी। देखें आपके पास चॉइसेस भी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप ये बात भी सही है कि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में पास में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि उस परफॉर्मेंस पे आप कहें कि प्लेयर दोबारा टीम में नहीं आ सकता। तो देखें जो प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी प्लेयर के लिए कि जब वो टीम से ड्रॉप होता है किसी भी वजह से, तो शान ने वो सारी चीज़ें, जब भी इवन उनकी अनफॉर्चुनेट उनकी सिस्टर का भी इंतकाल हुआ, मगर उसके बावजूद भी वो जल्दी से आए, मैच खेले, टीम को ज्वाइन किया और उनको बल्कि कुछ मैचेस में बाहर भी बैठना पड़ा। मगर ये है कि उन्होंने अपनी क्रिकेट को, अपनी मेहनत को, अपने आप को बेहतर करने में बहुत द मोस्ट इम्प्रूव्ड क्रिकेटर पाकिस्तान में अगर आप कोई कहें तो वो शान मसूद है। वेल स्पोकन है। देखिए टैक्टिक्स की मैं बात पहले की, तो देखिए कप्तानी में एक सबसे अहम जो जुज़ होता है वो, आप कप्तान जब होते हैं तो आपको टेक्निकल जो एस्पेक्ट आपका होता है वो उसमें आपको मास्टर होना चाहिए। और मैं समझता हूँ शान में जो गेम अवेयरनेस है, वेल स्पोकन है, वो जब उनको बात करना होता है, कंडीशन को असेस करना आता है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन लिया है, आई एम श्योर ये पे ऑफ करेगा और शान एक अच्छे कप्तान की सूरत में पाकिस्तान टीम को नजर आएंगे। और उसके बाद देखें गॉड फॉरबिड अगर देखें अच्छी बुरी सीरीज और ये होती हैं और हम सबको मालूम है कि ये सीरीज बहुत मुश्किल होगी, मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हम लोगों को, सोशल मीडिया पे लोगों को शान को सपोर्ट करना चाहिए। और क्योंकि मैंने जो पहले भी बात की, जितनी आप चेंजेस करते हैं कभी भी स्टेबिलिटी ना ही टीम में आती है और ना ही टीम की परफॉर्मेंस में आती है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि अब एक डिसीजन जो ले लिया गया है और बेस्ट जो अवेलेबल जो आपके पास रिसोर्सेज है उसमें से आपने इनको लिया है। और दूसरी देखें बात शाहीन अफरीदी की, अगेन देखें शाहीन अफरीदी को अब उनका स्टेज ऐसा आ गया है कि अब वो जो शुरू में आए थे, वो 5 साल पहले जो शाहीन या 6 साल पहले जो शाहीन थे वो अब नहीं हैं। अब उनकी एज भी ज़्यादा है, अब उनको क्रिकेट भी तमाम तर्ज की खेल रहे हैं, फिर अब उनको कप्तानी भी मिल गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि शाहीन को अब जो लीग्स हैं, PSL बेशक खेलें वो, मगर उसके अलावा जो लीग्स हैं उस पे उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, पिक एंड चूज करना पड़ेगा और अपनी बॉडी को लुक आफ्टर करेगा। यासिर, मेरा अगला सवाल ये है कि आप खुद एक क्वालिफाइड कोच हैं और आप इस चीज़ को बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मोहम्मद हफीज़ टीम के डायरेक्टर बने, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस है और वो चीज़ों को लीड कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। बट वो इस टूर के लिए हेड कोच भी बन गए हैं और उनका कोचिंग का कोई तजुर्बा नहीं है, तो ये इसको आप कैसा देखते हैं? मोहम्मद हफीज़ की आप बात कर रहे हैं, देखें सबसे पहले तो हमें इसको देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको क्या डेजिग्नेशन दिया है। उनको पाकिस्तान टीम का डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान टीम अनाउंस किया है। आप मुझे बताएं कि कहाँ पे ये उन्होंने कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये लिखा है या बताया है, प्रेस रिलीज में आया कि वो हेड कोच होंगे। ये लोग अपनी तरफ से एज्यूम कर रहे हैं चीज़ें। वेयर मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ है, वो ये है कि हफीज़ वहाँ पे अगर टीम के साथ ट्रैवल भी करेंगे, इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। आप देखें कि डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट रॉबर्ट की जब पाकिस्तान पिछले साल आए, वो पूरे टूर पे रहे यहाँ पर। ग्रैम स्मिथ अगर आप देखें टीम उनकी ट्रैवल करती है, ग्रैम स्मिथ भी वर्ल्ड कप में मौजूद थे और जाते हैं। और हफीज़ का भी यही, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो यही रोल होगा। वो कोचिंग नहीं करेंगे किसी को, टेक्निकल देखें, टेक्निकल स्पेशलिस्ट कोचेज रखे जाएंगे जिस तरीके से आपने देखा कि अभी बॉलिंग के लिए, फास्ट बॉलिंग के लिए अलग, स्पिन के लिए अलग, बैटिंग के लिए भी अलग होगा। हफीज़ का ये जो रोल होगा, ये आपको डिफाइन करेगा कि आपने किस तर्ज की क्रिकेट खेलनी है, किस ब्रांड की आपने क्रिकेट खेलनी है, और इस तरह के टेक्निकल जो डिसीजंस होंगे वो आपको, उनकी जो फीडबैक, उनका जो अपना एक्सपीरियंस, प्लेइंग एक्सपीरियंस है, वो लड़कों को बताएंगे। कोचिंग की हद तक मैं जो समझता हूँ कि वो नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो देखें उनका ये काम है कि उन्होंने जो पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट है, जो जूनियर से लेके सीनियर से लेके, और ये जो टूर दौरे आप देख लें, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, इवन मैनेजर भी अभी नवीद अकरम चीमा साहब अनाउंस हुए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक राइट डायरेक्शन में जो उनके डिसीजन है। और ये थोड़ा सा हम लोगों को थोड़ा सा ना इस चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंड करना चाहिए, बजाय इसके कि आप
KSRAइयों पर बात करें कि वो हेड कोच होंगे और उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे ख्याल में ये लगता है कि वो जो हेड कोच की जो जॉब है या जो पोस्ट है उसको मेरे ख्याल से रिमूव कर दिया गया है। स्पेशलिस्ट कोचेज वहाँ पे होंगे। हफीज का जो काम होगा वो एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जो स्ट्रेटेजी प्लान करेगा डे टू डे बेसिस पे या टूर पे या जो फ्यूचर प्लानिंग भी है उनको डिसाइड करेगा, तो वो उनका भी बड़ा अहम रोल है। जी, लेकिन यासिर जो बात है वो ऑब्वियसली कहीं पे ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि कोचेज़ नहीं हैं तो ये फ़राइज़ वही अंजाम देंगे और यही वजह है कि उनका एक्सपीरियंस कोचिंग के हवाले से नहीं है, इसलिए इसको ऑफिशियल नहीं किया गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। यासिर अरफात हमारे साथ ही हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room और यासिर अरफात हमारे साथ हैं, उनसे बात कर रहे हैं। यासिर, यहाँ पे एक और चीज़ है कि मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 की कोचिंग दे दी गई है और साथ साथ सोहेल तनवीर जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबरा होंगे। इन अपॉइंटमेंट्स को कैसा देखते हैं? देखिए, मोहम्मद यूसुफ की भी जो अपॉइंटमेंट हुई हो या सोहेल तनवीर की जो अपॉइंटमेंट हुई है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि ये एक माइंडसेट है कि वो चाहते हैं कि कोई ऐसे लोग आए जो कि एक तो रिसेंटली रिटायर्ड हों। हमने पास में देखा आपकी सिलेक्शन कमेटियां बनती रही या कोचेज़ में भी लोग आते रहे, तो थोड़ा सा ये था कि वो कुछ एज के लोग होते थे या कुछ पुराने लोग होते थे जो उसमें थे। तो ये हफीज़ का मेरे ख्याल से ये माइंडसेट है कि कोई ऐसे लोग लेकर आए जो देखिए जूनियर लेवल की क्रिकेट ही ऐसी क्रिकेट है कि जहाँ पे आपके जो फ्यूचर के जो स्टार्स बनते हैं या ख़राब भी होते हैं वो उसी लेवल पर होते हैं। तो ऐसी जगह पर आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो टेक्निकली खुद अच्छा हो और एक रोल मॉडल हो कि आपको जब प्लेयर से वो बात कर रहा हो तो प्लेयर्स को भी मालूम हो कि वो उनसे कौन बात कर रहा है, किस लेवल का बंदा बात कर रहा है और उसका अपना एक्सपीरियंस इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, प्लेइंग एक्सपीरियंस भी है और अब कोचिंग भी इतने अरसे से कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी अपॉइंटमेंट। और सोहेल तनवीर खुद वो काफ़ी अपराइट हैं और रिसेंटली क्रिकेट खेली भी है और क्लब लेवल से जूनियर लेवल से वो क्रिकेट खेली भी हुई है और वो प्लेयर्स को जानते भी हैं। और थोड़ा सा ये है कि काम एक ये थोड़ा मुश्किल काम भी होगा और हार्ड वर्किंग ओवर। मैं समझता हूँ कि सोहेल तनवीर वो इस जॉब को जो है बड़े अच्छे तरीके से करने में कामयाब भी होंगे और वो विलिंग भी हैं और उनमें वो एनर्जी भी है, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान टीम को सर्व करें। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सोहेल तनवीर के लिए भी और ऑब्वियसली मोहम्मद यूसुफ कई अरसे से कई सालों से पाकिस्तान टीम के साथ कोचिंग के साथ मुंसलिक है, मगर ये जो अभी उनको जो अपॉइंटमेंट मिली है जूनियर लेवल पे कि जहाँ पे लड़कों की बेस डेवलप होती है कि आगे जाके फिर वो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये अच्छी हैं। अच्छा यासिर, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस टूर पे हमेशा एक्सप्रेस पेस बड़ा ज़रूरी रहता है और यहाँ पे अब जो सामने न्यूज़ आई है, ऐसा चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज का कहना है कि हारिस रऊफ़ ने मना कर दिया ऑल्दो वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। तो इस पे बड़ी बातें चल रही हैं। इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि एक तरफ हम कहते हैं कि हारिस रऊफ़ जो हैं वो T20 प्लेयर हैं, उनको वनडे में खिलाया जा रहा है और फिर उनसे टेस्ट खेलने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, और दूसरी तरफ ये कि क्या एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर ये पिक एंड चूज कर सकता है कि वो क्या खेलना चाहता है क्या नहीं? क्या ये हारिस की तरफ से गलत फैसला है? आप कैसा देखते हैं? देखिए, बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है हारिस रऊफ़ के को लेकर। देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों ही अपने राइट पर जो हैं वो सही बात कर रहे हैं। हारिस की पहले बात कर लेते हैं, पीसीबी की बाद में बात करते हैं। देखिए, हारिस जो अगर कह रहे हैं कि वो फिजिकली तैयार नहीं है लॉन्गर फॉर्मेट के लिए, तो एज अ फास्ट बॉलर मैं बता सकता हूँ कि अगर आप देखें लंबे स्पेल नहीं कर सकते और सिर्फ आपने बॉलिंग ही नहीं करनी। आप देखें 5 दिन का टेस्ट होता है, आपने 2 दफ़ा जाना है, फिर फील्डिंग आपने 90 ओवर। देखिए, हमारे डोमेस्टिक में अब यहाँ पे जो मौसम जिस तरीके से चल रहा था, आपके 60-70 ओवर मुश्किल से होते थे वो पूरे, तो वहाँ आपको 90 ओवर हार्ड सर्फेसिस पे वो ग्राउंड्स पे आपको और हार्ड पिचेस पे आपको बॉलिंग करनी पड़ती है। तो वो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से, और देखो उन्होंने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली, रिसेंटली टेस्ट भी नहीं खेला, तो बहुत सारी चीज़ें एज अ फास्ट बॉलर वो अपने तौर पे सही कह रहे हैं। वेयर एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने हिसाब से सही कह रहा है कि देखें, जब आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाता है, मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे बल्कि एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं मिकी ऑर्थर से मेरी जब फरवरी में या मार्च में मुलाकात हुई थी बॉलिंग कोच के लिए, तो मैं उस टाइम उसने मुझसे पूछा था कि आपके प्लान वगैरह, तो मैंने ये उस टाइम बल्कि ये चीज़ मेंशन की थी उस टाइम, मेरे ख्याल से लोगों के जहन में उस टाइम था भी नहीं
कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ आपकी दिसंबर में आ रही है, तो अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अभी से उन बॉलर्स को तैयार करूँगा कि जो जाके अगले जो ऑस्ट्रेलिया जब जाएंगे तो उसके लिए मेंटली फिजिकली वो स्किल वाइज वो तैयार होंगे। तो ये चीज़ मेरे जहन में उस टाइम थी, तो मुझे पता था कि ये चीज़ बाद में आके इशू होगा कि नियर नेक ऑफ द टाइम जब आपको डिसीजन करने पड़ेंगे तो आपके बॉलर्स इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं। पाकिस्तान तो चलो खेले ही खेले, उसके अलावा जो लीग्स हमारे फास्ट बॉलर्स ने खेली है, तो बाय द टाइम वो क्रिकेट के लिए या जो ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए आएंगे तो आपके पास बॉलर मौजूद नहीं होंगे। तो मैं ये चीज़ मेरी उस टाइम बात हुई थी, तो वो अब चीज़ हमें नज़र आ रही है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना जो दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन नाउ कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो ये लीग्स खेलते हैं, देखिए उनको हैंडसम मनी दें, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दें, मैच फीसिस अच्छी दें, ताकि वो दूसरी तरफ इंडिया की एग्जांपल आपके सामने है, ऑस्ट्रेलियन भी अपने लड़कों को पैसा देते हैं, मगर उसके अलावा वो खुद भी डिसाइड करते हैं, कम इन मिचेल स्टार्क और जितने भी ये बॉलर, इवन एडम जैम्पा ने लीग IPL का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा सिर्फ इसलिए कि अपने आप को अवेलेबल रखा अपने नेशनल टीम के लिए। तो पाकिस्तान टीम को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने प्लेयर्स को कि वो फुली अवेलेबल हों और अपनी पाकिस्तान क्रिकेट की प्रायोरिटी दें, जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हों। जो अगर लीग्स को अगर तरजीह देते हैं तो आप उनको फिर कॉन्ट्रैक्ट ना दें, उनको छोड़ दें और फिर उनको जब आपको जरूरत हो तो आप उनको बुलाएं और वो अवेलेबल हो रहा है। आई एग्री कम्प्लीटली। एक आखिरी सवाल ये बताइएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का टूर ऑलरेडी मुश्किल समझा जाता है, विथ न्यू कोच एंड न्यू कैप्टन ये मजीद मुश्किल हो जाएगा या बेहतर नताइज आ सकते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का टूर तो हमेशा से ही मुश्किल होता है, पाकिस्तान के लिए नहीं, बाकी तमाम टीमों के लिए भी मुश्किल होता है। मगर ये है कि आप देखिए, इंडिया शुरू में स्ट्रगल करता रहा, मगर पिछले 2 सीरीज़ जो है वहाँ जाके पहले बराबर की, फिर उसके 2 बैक टू बैक सीरीज़ वहाँ जाके जीता। उसकी रीज़न ये थी कि जब आप प्लान करते हैं, आप वो जो रिसोर्सेज अपने अच्छे हैं, कोचिंग स्टाफ मैनेजमेंट आप अच्छी करते हैं और आप लंबी प्लानिंग करके चलते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से चलते हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं। फिर आप यहाँ की जो चेंजेस की बातें आप कर रहे हैं, देखिए कप्तान की बात अगर आप कर लें, देखिए बाबर आजम का इतने अरसे से ये इशू चल ही रहा है कि कप्तानी उनको 4 साल पूरे दिए, तो कप्तानी में उनकी कोई बेहतरी एज सच आ नहीं रही थी, तो जिसकी वजह से वो एक किस्म की आप कह सकते हैं, अगर वो वर्ल्ड कप अच्छा होता या उनकी कप्तानी में बेहतरी आती तो उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये था कि आपको समहाउ आपको ये डिसीजन करने पड़ते हैं। फिर आप बॉलिंग की अगर आप बात कर लें, बॉलिंग चेंजेस की, बॉलिंग कोच की जो बात करें, देखिए आप अगर एक तरफ उमर गुल को रखें, एक तरफ मोरी मोरकल को रखें, तो इतना कोई डिफरेंस एज सच नहीं है। या तो आप कहें ना कि एक बहुत एक्सपीरियंस जिस तरह एलन डोनाल्ड या कोई और बड़े नामी ग्रामी कोचेज जिनका एक्सपीरियंस हो 10 साल 15 साल कोचिंग का, फिर आप उमर गुल को मोरकल को रखें तो इतना कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि प्लस पॉइंट ये है कि उमर गुल एक तो फुल 24/7 अवेलेबल होंगे, पूरे साल के 12 महीने अगर वो इनको कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का होता है तो वो अवेलेबल होंगे। वेरस मोरकल को आप देख लें, आप IPL से वो लेट आते हैं, जब वो टीम को ज्वाइन करते हैं तो वो भी लास्ट मिनट ज्वाइन करते हैं। मिकी ऑर्थर को अगर आप देख लें, मिकी ऑर्थर भी आपको इंडिया में ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह की कोचिंग स्टाफ से जो चीज़ें हमने गलत पहले की, तो उनको अगर हम कोई बेहतर करने जा रहा है, कोई अच्छे डिसीजन करने जा रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। सईद अजमल देखें, वर्ल्ड कप में स्पिनर आपका मौजूद नहीं था, स्पिनिंग कोच मौजूद नहीं था, तो आपको अगर सईद अजमल एक आपको मॉडर्न डे क्रिकेट जो खेला हुआ है, जो कि कोचिंग में इन्वॉल्व है, तो अगर उनको लेकर आया जा रहा है, बल्कि हमको इन फैसलों को सपोर्ट करना चाहिए और टीम को बैक करना चाहिए। और रिजल्ट देखें जो भी आए, हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए और उन रिजल्ट्स की बिना पर हमें फैसले नहीं करने चाहिए कि हमने सीरीज हारी या मैचेस हारे तो हमें इसको भी चेंज करना है, उसको भी चेंज करना है। अच्छे रिजल्ट इस तरह नहीं आते, बल्कि हमें उस टूर से एटलीस्ट पॉजिटिव पिक करनी चाहिए कि हमें कोई अगर अच्छा फास्ट बॉलर मिल जाए, कोई अच्छा बैट्समैन मिल जाए कि जो कि आगे जाकर आपको काम आ सके। टेस्ट क्रिकेट में आपको अगर आपको अच्छे प्लेयर एक दो आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छे प्लेयर मिल जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यही पाकिस्तान की कामयाबी है। बहुत शुक्रिया, यासिर अरफात हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।